नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हमने जो कक्षा जो 12 है उसका जो 3.8 जो चैप्टर संख्या 3 है उसके हमने जो पार्ट 3 पढ़े थे। इससे आगे का पार्ट हम आज पढ़ेंगे। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में मौर्यों का योगदान प्रशंसनीय रहा। मतलब जो कला है और वास्तुकला है, जो भी आर्ट्स है, वास्तुकला जो हाथ से बनाने वाली जो वास्तुकला है, उसमें जो मौर्यकालीन समाज था उसका जो योगदान है प्रशंसनीय, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय रहा। अशोक ने बुद्ध के जीवन की भिन्न भिन्न घटनाओं की स्मृति और चुरिया दी। अशोक है, जो अशोक ने जो बुद्ध महात्मा बुद्ध थे उनकी जो भिन्न भिन्न घटनाएं, जो जो उनकी जो जीवन काल की जो भिन्न भिन्न घटनाएं थी, उनकी स्मृति के रूप में 84,000 स्तूप बनाए। जो स्तूप है वो 84,000 स्तूप बनाए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का वैभव ईरान के शहरों से कम न था। जो मेगास्थनीज था, जो चीनी यात्री जो यहाँ पर आया था, उसके अनुसार जो पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र का जो चारों तरफ का वैभव, चारों तरफ की जो फेमस एक्टिविटी थी, वो जो ईरान के जो शहर थी बेबीलोनिया, वो उनसे कभी कम नहीं था। अशोक ने जिन स्तंभों पर अभिलेख जिन स्तंभों पर खुदवाए थे वे एक चमकीले और बलुआ पत्थर के, कौन से चमकीले और बलुआ पत्थर के बने थे। किसके? चमकीले और चमकीला जो पत्थर चमकता था, और बलुआ जो बालू रेत से बन के वो पत्थर बना है, उसी का ही बने थे। इनके शीर्ष पर घंटा, जो इनके शीर्ष है, उनके जो शीर्ष मतलब ऊपर चोटी पर जो घंटे की आकृति है वो खुदी हुई थी। सर्वोत्तम सुरक्षित सुरक्षित अशोक के शिलालेख बिहार के लोहरिया नंदगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से? बिहार में, जो बिहार का जो स्थान है कौन सा? लोरिया नंदगढ़ है, वहां से प्राप्त हुई। यह 32 फीट लंबे खंभों के ऊपर 50 टन बैठे हुए शेर की मूर्ति, जो 32 फीट लंबा है खंभा है, उसके ऊपर 50 टन का बैठा हुआ शेर की मूर्ति है। जो जो शेर की मूर्ति उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट अभियांत्रिक चमत्कार का उदाहरण है। जो 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 क्या है? उत्कृष्ट है बहुत। अभियांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग, और चमत्कार का इंजीनियरिंग, जो अभियांत्रिकी जो उत्कृष्ट सबसे अच्छी जो इंजीनियरिंग है, जो उसकी जो चमत्कार का उदाहरण है। रामपुरा का स्तंभ जिस बैल की मूर्ति पर बनी है, रामपुरा रामपुरा का जो स्तंभ है, वो जिस बैल की मूर्ति बनी है, उस पर जिस स्तंभ पर जो बैल की मूर्ति बनी है, सौर्य मौर्य शिल्प कला का उत्कृष्ट, जो मौर्यकालीन शिल्प कला है, जो हाथ से शिल्प मतलब जो शिल्पी हाथ से करता है, उसकी जो सबसे बेस्ट उदाहरण है। सबसे अधिक प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ से है। जो सारनाथ स्तंभ से मतलब क्या हुआ? जो अपना भारत का जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ सारनाथ के स्तंभ से लिया गया, जिसके ऊपर 4 सिंह तथा धर्म चक्र बना हुआ। आप इससे इससे परिचित है, क्योंकि यही आधुनिक भारतीय गणराज्य की राष्ट्र मुद्रा के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। जो भारत की जो राष्ट्र मुद्रा है, भारतीय गणराज्य की राष्ट्र मुद्रा है, जो मुद्रा है, पैसा है, उसके ऊपर जो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो सब इसके रूप में स्वीकृत किया गया है। स्तंभों के अतिरिक्त कोई भी मौर्यकालीन आकृतियां प्रकाश में आई है। कई मूर्तियां, मतलब स्तंभों के अतिरिक्त कई मूर्तियां प्रकाश में आई। सबसे अधिक प्रसिद्ध है दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति। दीदारगंज से जो यक्ष की मूर्ति है, यक्षी की मूर्ति, वह इन मूर्तियों का सौंदर्य, इनकी कारीगरी की शुद्धता और इस तथ्य में है कि ये पूरे समूचे में एक पत्थर से बनाएगी, जो पूरे समूचे पत्थर से बनाएगी, जो पूरे समूचे से एक समूचे पत्थर से बनाएगी, जो मतलब जिनकी कारीगरी है, सौंदर्य, यक्ष की मूर्ति है, एक पत्थर से बनाई गई है। स्तंभों के समान इन मूर्तियों पर भी अनुपम चमक है, उनके ऊपर अनुपम, जिससे मौर्यकाल मौर्यकालीन पालिश कहा जाता है। क्या? मौर्यकालीन पालिश कहा जाता है। अनुपम चक्र है जिसे मौर्यकालीन पालिश कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन मूर्तियों जो ये मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों की चमक में आज तक, इनकी सदियों के आज तक कोई कमी, जो सदियों कितनी सदियां बीती, इनके ऊपर कोई कमी नहीं आई है, बिल्कुल भी कोई, मतलब कोई खराब और का पत्थर, ऐसा कुछ कमी बिल्कुल नहीं आई है। इसके अतिरिक्त इन सभी शिलालेख में जो भी भाषा प्रयोग की गई है, वह प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। उस समय देश की राष्ट्रभाषा रही होगी, उस समय जो देश है अशोक स्तंभ की, उनकी राष्ट्रभाषा रही होगी। इनमें से सबसे प्राचीन भारतीय लिपि ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। जो भारतीय जो लिपि है वर्तमान में, ब्रह्मी लिपि, उसका सबसे पहले प्रयोग यहीं पर किया गया। अब मौर्योत्तर काल में सांस्कृतिक विकास, जो मौर्यकालीन काल है उसके अंतर्गत सांस्कृतिक विकास क्या हुआ? संस्कृति, जो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, जो वो सांस्कृतिक विकास है, वो मौर्यकालीन कालीन में। अब यूनानी यूनानी
यद्यपि यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण विदेशी थे। ये जो क्या थे? यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण सब क्या थे? विदेशी थे। परंतु वे सब शीघ्र स्थानीय जनता से मिल गए। जो ये सब क्या थे? यूनानी थे, शक थे, पार्थियन थे, कुषाण थे। ये सब क्या थे? जो उन्होंने कुषाण वंश ने शासक किया, शक वंश ने, ये सब विदेशी थे। लेकिन वो शीघ्र ही भारतीय जनता के साथ घुल मिल गए थे, क्योंकि ये सब क्या थे? योद्धा थे। क्या थे? योद्धा थे। अतः नीति निर्माताओं द्वारा इनको क्षत्रिय वर्ग में रखा गया। नीति नीति की जो निर्माण थे, जो नीति को नई नई नीतियां बनाने थे, नई नई चीज बनाने थे, उनके अनुसार उनको क्षत्रिय वर्ग में। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मौर्य काल में इतने बड़े पैमाने पर विदेशियों का भारत समाज में मिश्रण हुआ। मौर्य काल में ही इतने बड़े पैमाने पर विदेशियों का भारत समाज में मिश्रण हुआ। अनुमानतः हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से 200 ईस्वी से पूर्व और 300 ईस्वी के पश्चात आज तक धर्म, एकता, कला, विज्ञान तथा तकनीक में तथा राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर आर्थिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसमें जो मतलब जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व मतलब अभी वर्तमान में जो चल रहा है 2023, उसके उससे पहले का, 2000 से पहले 2000, 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, मतलब 300 ईसा पूर्व, उससे आगे चला जाएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण अनेकों दस्तकारियों के साथ विकास हुआ है। साथ ही समुद्री और भूमिगत रास्तों से विदेशियों के साथ व्यापारी संबंध हुए। क्या हुआ? अनेक दस्तकारियों के साथ साथ समुद्र में जो भूमि के अंदर के रास्ते थे, उनका विकास हुआ है। अनेक विदेशी शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया। अनेक जो विदेशी शासक थे, उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया। बेसनगर स्तंभ जो है शिलालेख में यूनानी राजा अंतिलिक दास के यूनानी दूत हेलिडोरस ने अपने भागवत यानी विष्णु भक्त घोषित किया। अपने को किसको? विष्णु भक्त घोषित किया। इसी प्रकार कनिष्क के कुछ सिक्कों पर भी शिव की मूर्ति, कनिष्क है, कनिष्क के सिक्कों पर भी कुछ शिव की मूर्ति मिलती है। कुषाण वंशी एक राजा अपने आप को वासुदेव कहलाता था। क्या कहलाता था? वासुदेव। उसने उसके वैष्णव होने का परिचय मिलता है। उसने किसका? वैष्णव होने का। क्या आप कनिष्क के राज्यरोहण के वर्ष अर्थात 78 ईस्वी का महत्व जानते हैं? यह शक के प्रारंभ होने का द्योतक है। विभिन्न विदेशी वर्गों के साथ भारतीयों की अंतःक्रिया में उन्होंने एक भारतीय धर्म अपना लिया। विभिन्न मतलब कनिष्क शक का विभिन्न विदेशी वर्गों जो थे, उनमें उनके आपस में अंतःक्रिया, उन्होंने एक भारतीय धर्म अपना लिया। कुछ विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि इसमें जाति समस्या कोई भी मतलब बौद्ध धर्म में कोई भी जाति की समस्या नहीं थी। मानेंद्र ने बौद्ध धर्म का अपनाया। जो मानेंद्र थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। कनिष्क ने भी, मानेंद्र शासक थे, उन्होंने कनिष्क ने भी इस धर्म के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। लेकिन इस बढ़ती हुई इस बढ़ती लोकप्रियता के कारण बौद्ध धर्म में एक महान परिवर्तन आया। क्या चेंजेस आया? कुछ भी। तो अपने मौलिक रूप से बौद्ध धर्म विदेशियों के लिए बहुत ही जटिल था। विदेशियों के लिए मौलिक धर्म जो बौद्ध है, और विदेशियों के लिए बहुत ही जटिल था। उन्होंने इसका एक सरल रूप में आविष्कृत किया, सॉरी, जिसके माध्यम से वे अपनी धार्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते थे। उन्होंने एक सरल रूप दिया। जो बौद्ध धर्म पहले कठिन था, लेकिन उसको सरल रूप दिया। इसी काल में बौद्ध धर्म की दो शाखाओं का बढ़ गया। महायान मतलब बड़ा चक्र, हीनयान मतलब छोटा चक्र। अब महायानी मूर्ति पूजा विधि विधानों, बुद्ध के पूर्व जन्मों, बोधिसत्वों में विश्वास करते थे। महायानी थी जो मूर्ति पूजा विधि विधानों तथा बुद्ध के पूर्व जन्मों, बोधिसत्वों पर विश्वास करते थे। जबकि हीन यानी प्राचीन बौद्ध धर्म के नियमों पर चलते थे। महायान को कनिष्क के शासक में क्या था? संरक्षण प्रदान था, जिसने इसकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। किसका? चतुर्थ बौद्ध संगीति का। उनकी उनकी स्मृति में अनेक स्तूप बनाए गए। उनकी स्मृति में अनेक स्तूप बनाए गए। अब कला और जो मौर्यकालीन कला और मूर्ति कला क्या थी? मध्य एशियाई आक्रमणों से भारतीय कला मूर्ति कला के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ। पश्चिमी दुनिया के निकट संबंधों के फलस्वरूप भारतीय कला में कई नई नई शैलियों का विकास हुआ। सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के रूप में हुआ। इस शैली में रोम यूनान दोनों देशों की कलाकृतियों का ग्रहण किया। कुषाण काल की जो बुद्ध की कई मूर्तियों में बुद्ध का चेहरा
यूनानी देवता अपोलो से मिलता है। अनेक उनके बाल यूनानी रोमन शैली में बनाए गए थे। उनके वस्त्र भी रोमन टोगा की शैली से व्यवस्थित कर बनाए गए थे, जो रोमन टेगा शैली है उनसे बनाए गए थे। ठीक है। अब जो कुषाण काल में विभिन्न शैलियों में प्रशिक्षित शिल्पकारों को एक साथ काम करने का, कुषाण शासक है उनको एक साथ काम करने का अवसर मिला था। मथुरा जो भी भारतीय कला शैली का केंद्र था, आक्रमणों से प्रभावित हुई। क्यों आक्रमण? मिट्टी और लाल पत्थर यहाँ की मूर्तियां कई बनाई, मिट्टी और लाल पत्थर की बनी यहाँ कई मूर्तियां प्राप्त हुई, जिन पर शक यूनान, शक कुषाण परिलक्षित होता है। सबसे अधिक प्रसिद्ध मूर्ति है मथुरा की शीर्ष रहित कनिष्क की मूर्ति, जो मनुष्य मथुरा की शीर्ष रहित, जिसका शीर्ष नहीं, कनिष्क की मूर्ति। पूर्ववर्ती बौद्ध धर्मियों ने बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से चित्रित किया था। मथुरा शैली ने पहली बार बुद्ध का चेहरा आकृति के जो बुद्ध का चेहरा है, चेहरे की आकृति बनाई। जातक जैसी लोक कथाओं में चट्टानों के फलकों पर चित्र रूप में उकारा गया, जो चट्टानों की फलकें जो अलग अलग पार्ट थे उकारा गया। बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त जो उस समय बहुत बड़ी संख्या में बनाई गई थी, तो बुद्ध की मूर्तियां ने महावीर के बुद्ध भी बड़ी मात्रा में बनाए गए, महावीर के बुद्ध भी बड़ी मात्रा में बनाए गए थे। धन्यवाद। अगला चैप्टर आगे पढ़ेंगे।